नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुरी में आज से विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ नंदी घोष रथ पर सवार होकर भक्तों को देंगे दर्शन। साथ में होंगे भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। अहमदाबाद में आज तड़के जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर। आज राजनीतिक दलों की होगी बातचीत। चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और बूथ प्रबंधन की समीक्षा करेगी टीम। ईरान इजराइल में संघर्ष विराम के बाद खामनेई का देश के नाम संदेश। ट्रंप के साथ नहीं करेंगे परमाणु समझौते पर बातचीत। कहा, हमला होने पर अमेरिकी ठिकानों पर की जाएगी जवाबी कार्रवाई। और एशियाई स्क्वॉश युगल चैंपियनशिप में भारत ने रचा इतिहास। स्वर्ण पदकों की लगाई हैट्रिक। पुरुष, महिला और मिश्रित युगल पर कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। पूरा उड़ीसा आज जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रहा है। आज भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भगवान 7 दिन विश्राम करते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा आरंभ होने से पहले पुरी के गजपति महाराज पारंपरिक छेर पहरा रस्म निभाते हैं। इस दौरान वो सोने की झाड़ू से रथ के रास्ते की सफाई करते हैं। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पर शुरू होती है और 9 दिन तक चलती है। रथ यात्रा के अंतिम दिन सोना बेसा की रस्म होती है, जिसमें भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है। बलभद्र के रथ को ताल ध्वज और सुभद्रा के रथ को देव दलन कहा जाता है। तीनों देवता अपने अपने रथों पर सवार होकर भक्तों के साथ नगर भ्रमण करते हैं, जिससे हर भक्त को भगवान के साक्षात दर्शन का अवसर मिलता है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आयोजित होने वाला प्रमुख उत्सव है। ये त्योहार द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। अहमदाबाद में भी आज रथ यात्रा की धूम है। आज तड़के श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की। ब्रह्मा मुहूर्त में देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की मंगला आरती के दौरान श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। ये आरती रथ यात्रा की शुरुआत से पहले भगवान का पहला दर्शन और पूजन होता है, जिसे देखने और अनुभव करने के लिए हजारों श्रद्धालु हर वर्ष एकत्र होते हैं। तो श्री जगन्नाथ मंदिर की मंगला आरती में अमित शाह भी आपको बता दें कि शामिल हुए थे। अमित शाह का अहमदाबाद का ये दौरा है और साथ ही साथ आपको बताते चले भव्य बहुत ही सुंदर एक आयोजन किया गया, जिसमें श्री जगन्नाथ मंदिर में आरती की गई। तो भव्य यात्रा आज सुबह निकाली गई, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पुरी की रथ यात्रा जिसे देखने के लिए हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचे और मंगला आरती की गई मंदिर में। और आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भगवान जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा के शुरू होने पर अहमदाबाद स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे। भूपेंद्र पटेल ने पहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। इस विधि में मुख्यमंत्री ने रथ के आगे सोने का झाड़ू लगाई और भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा अर्चना कर रथ को खींचा। रात तकरीबन 8:30 बजे भगवान वापस मंदिर लौटेंगे।
और बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। चुनाव आयोग की टीम आज सभी राजनीतिक दलों से मिलेगी तथा उनसे सुझाव मांगेगी। साथ ही चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और बूथ प्रबंधन की समीक्षा भी करेगी। इससे पहले कल चुनाव आयोग की टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पटना पहुंची थी। टीम ने बिहार में तैनात चुनाव आयोग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की और वोटर पुनर्निरीक्षण का काम समय से पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान को चलाने पर भी जोर दिया गया और साथ ही चुनाव आयोग ने ये भी सुनिश्चित करने का वादा किया कि मतदान केंद्र ऐसी जगहों पर बनाए जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सकें और किसी को भी दूरी या भीड़ के चलते असुविधा का सामना न करना पड़े। बिहार में आगामी चुनावों को लेकर हलचल तेज हो रही है। चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम बिहार दौरे पर है, लेकिन जो खबर सुर्खियों में है वो ये कि देश के 6 राज्यों में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की पुनः जांच करेगा। लक्ष्य ये है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में शामिल हुए अवैध प्रवासियों को बाहर किया जा सकेगा। लेकिन अब इस मुद्दे पर बिहार में शुरू हो गई है राजनीति। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। बिहार में चुनावी हलचल के बीच चुनाव आयोग का ऐलान। चुनाव आयोग ने की विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा। वोटर लिस्ट की निष्पक्षता और शुद्धता की होगी जांच। बिहार में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट की निष्पक्षता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए देश के 6 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। आयोग का मुख्य उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में शामिल हुए अवैध प्रवासियों को बाहर करना है। इसी कड़ी में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग के नेतृत्व में बुधवार को चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम पटना पहुंची। चुनाव आयोग की टीम ने बड़ी बैठक की, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी का फीडबैक लिया गया। चुनाव आयोग की टीम 3 दिनों तक बिहार में रहेगी। निर्वाचक सूची के शुद्धिकरण के लिए कार्यवाही की जा रही है। सभी जगह बीएलओ से हम लोग संवाद कर रहे हैं कि उसमें अपने अपने बूथ में सभी बीएलओ जितने भी योग्य मतदाता हैं उनका नाम जोड़ें और जो गलत नाम अगर कहीं से हैं तो उनको हटाने की कार्यवाही करें। बड़ा सवाल यह है कि सही पात्र की पहचान कैसे हो। जाहिर है हर मतदाता को अपनी पहचान साबित करना जरूरी है, लेकिन कुछ सियासी दल सिर्फ पहचान की बात सुनकर बिदक गए और सत्यापन पर आपत्ति दर्ज की है। चुनाव आयोग पर कोई सवाल खड़े हो रहे हैं तो उसका चुनाव आयोग को ख्याल रखना चाहिए, अपने साख को बचाना चाहिए। एनडीए के दलों ने चुनाव आयोग के फैसले को सराहनीय बताया है और विपक्ष पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया है। ऐसे लोग जो फर्जी मतदाता हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं या फिर बांग्लादेशी वोटर हैं, उनको वोट से बाहर करना और चुनाव को निष्पक्ष कराना, यह वास्तव में चुनाव आयोग का पहल का मैं स्वागत करता हूं। मतदाता सूची का सत्यापन और शुद्धिकरण बिल्कुल यह चुनाव आयोग का एक स्वागत योग्य कदम है। यह तय मानकों के अनुसार यह काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके कारण से बिहार की डेमोग्राफी खराब हुई है। विपक्ष इस बात को लेकर के भ्रम फैला रहा है ना, वो निराधार और विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। इलेक्शन कमीशन का यह जो प्रयास है वो संविधान और कानून के प्रावधानों के अनुरूप है। बिहार में पिछली बार विशेष गहन पुनरीक्षण 2003 में किया गया था। उस समय आरजेडी की तत्कालीन सरकार पर राजनीतिक संरक्षण के चलते बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेजों के सहारे मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवाने के आरोप लगे थे। पटना से डीडी न्यूज के लिए मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं।
एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 173 भारतीय नागरिक स्वदेश लौटे। आर्मेनिया के येरेवन से देर रात एक विशेष निकासी विमान नई दिल्ली पहुंचा। इस विमान में 173 भारतीय नागरिक सवार थे। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3 भारतीय वायुसेना के विमानों सहित 19 विशेष निकासी उड़ानों का उपयोग करके कुल 4,415 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। वहीं इजराइल से 818 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया है। मैं मंसूर से गया था ईरान, कंपनी के अंदर मशीन फिट करने के लिए। वहाँ पे जाने के बाद में 13 तारीख को जो है लड़ाई वगैरह चालू हो गई थी। फिर हमने 3 दिन बाद फ़ोन लगाया एम्बेसी को, तो उन्होंने बोला कि घबराओ मत, हम तुमको वहाँ से बराबर निकाल लेंगे। उसके बाद में फिर हमको 4 दिन बाद 5 दिन बाद फ़ोन लगाया, तो वहाँ पर एक सर थे, उन्होंने बहुत मदद करी और उसके बाद में जो है हमको सही से निकाला। 2 जगह हमको ईरान के लोगों ने रोका भी, जो वहाँ की सेना थी उनसे बात हुई और बात होने के बाद में फिर एम्बेसी वालों ने बात करी कि हमारे आदमी है, और अपना जो है पासपोर्ट देखने के बाद उन्होंने बहुत हेल्प करी और उन्होंने जो हमको रोका था उन्होंने सॉरी भी बोला। और अपने है कि जो एम्बेसी ने बढ़िया से रूम दिलाया हमको, वहाँ पे खाना खिलाया, बहुत अच्छा रहा। इंडिया सरकार का व्यवस्था बहुत ही अच्छा रहा और हम लोगों के एमएनसी और सरकार ने बहुत हेल्प किया है ईरान से निकालने के लिए। हम लोगों को अच्छे से व्यवस्था करके लाया है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। I would really like to thank the embassy because they scheduled everything for us, like the whole evacuation and everything. Although yeah, I do get it that we were really concerned because we were in the north and people from Mashhad were leaving by the time that we reached north. But I think that it was a priority to evacuate them first because Mashhad, like the situation was really bad there. Apart from that, like I would really like to thank Dr. Mujtaba Shah and Dr. Mumin Khan because they were constantly in contact with our parents, with the embassy here, with the government here, and even with the embassy in Iran. So a big shout out to the two of them because had they not coordinated, I don't think a lot of it would have happened. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से चीन के किंगदाओ में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित मुद्दों पर रचनात्मक और दूरदर्शी विचारों का आदान प्रदान किया। ये मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगभग 6 वर्षों के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस सकारात्मक गति को बनाए रखें और द्विपक्षीय संबंधों में नई जटिलताओं को जोड़ने से बचें। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बोटाद विधायक उमेश मकवाना ने पार्टी के चीफ व्हिप और नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि सामाजिक सेवाएं कम होने की वजह से वे आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। अपने इस्तीफे में उमेश मकवाना ने लिखा कि आज आप में मुझे लगता है कि हम डॉक्टर BR अम्बेडकर के सिद्धांतों से भटक रहे हैं। इस बीच आपने उमेश मकवाना पर पार्टी विरोधी एवं गुजरात विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए 5 साल के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। आज से 50 वर्ष पहले इस देश में संविधान पर संकट आया था। तब इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों को पूरी बेदर्दी से कुचल दिया गया था। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, जिसे 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस देश पर थोपा था। इसी मौके पर DD न्यूज़ लाया है एक स्पेशल सीरीज इमरजेंसी एट 50 और इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं कैसे 2 बड़े राजघरानों की महारानियों पर भी इंदिरा गांधी सरकार का कहर टूट पड़ा था। इनमें एक थी ग्वालियर राजघराने की विजया राजे संध्या और दूसरी थी जयपुर राजघराने की गायत्री देवी, जिन्हें आपातकाल के दौरान जेल की यातना सहनी पड़ी।
इमरजेंसी के 21 महीनों के दौरान जुल्म और सितम की वो दास्तान लिखी गई जिसकी स्याही आज तक नहीं सूखी है। क्या आम और क्या खास, इंदिरा गांधी की सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा और इन्हीं में शामिल थी दो बड़े राजघरानों की महारानियां। पहली थी ग्वालियर राजघराने की विजयाराजे सिंधिया और दूसरी थी जयपुर राजघराने की गायत्री देवी। ये वो महारानियां थी जिन्हें उनकी प्रजा आजादी के बाद भी अपनी राजमाता मानती थी, लेकिन इनको मिलने वाला ये सम्मान और प्रसिद्धि शायद इंदिरा गांधी को सख्त नापसंद थी। यही वजह थी कि इमरजेंसी में इन दोनों पर इंदिरा गांधी की सरकार का कहर टूट पड़ा। महारानी गायत्री देवी, इनकी सुंदरता और शालीनता के किस्से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे। इंटरनेशनल वोग मैगजीन ने दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की सूची में भी उनको स्थान दिया था। महारानी गायत्री देवी का सम्मान और चाहने वालों की संख्या लाखों में थी, लेकिन इमरजेंसी इस महारानी के जीवन में काला अध्याय बनकर सामने आई। आपातकाल घोषित होने के समय गायत्री देवी जयपुर से सांसद थी और उनकी आयु 56 वर्ष थी। तब वो बीमार थी और उनका मुंबई में इलाज चल रहा था, लेकिन इसके बाद भी उन पर तस्करी के झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, महारानी गायत्री देवी के पुत्र कर्नल भवानी सिंह को भी हथकड़ी पहना दी गई। ये वही कर्नल भवानी सिंह थे जिनके नेतृत्व में 1971 के युद्ध में भारतीय सेना की एक टुकड़ी पाकिस्तान के 3 शहरों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहरा दिया था। इस शौर्य के लिए कर्नल भवानी सिंह को महावीर चक्र मिला था, लेकिन उन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उनके पास $10 मिले थे और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में इसे अवैध विदेशी मुद्रा माना गया। महारानी गायत्री देवी और कर्नल भवानी सिंह को तिहाड़ जेल में सड़े और बदबूदार कमरों में कैद कर लिया गया। कुछ इसी तरह का कहर ग्वालियर राजघराने की राजमाता और जनसंघ की नेता विजयाराजे सिंधिया पर भी टूटा। उस दौर में राजमाता सिंधिया की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। वो चुनी हुई सांसद थी और पूरे ग्वालियर और उसके आसपास के इलाकों में उन्हें किसी देवी की तरह पूजा जाता था। इंदिरा गांधी की सरकार को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। राजमाता को इमरजेंसी के 15 दिनों के अंदर ग्वालियर में उनके राजमहल से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अवैध सोना रखने का आरोप लगाया गया। इसके कुछ दिनों बाद उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया, जहां उन्हें महारानी गायत्री देवी के साथ ही एक ही बैरक में कैद रखा गया। जो महारानियां कभी महलों में रहती थी, अब उन्हें आम अपराधियों की तरह बदबूदार कमरों में रखा जा रहा था। अपनी और गायत्री देवी की इस दुर्दशा का वर्णन राजमाता सिंधिया ने अपनी आत्मकथा राजपथ से लोकपथ में कुछ इस तरह से किया है। मुझे और महारानी गायत्री देवी को एक शौचालय उपयोग में लाना पड़ता था। वहां नल नहीं था, बस जमीन में एक गड्ढा भर था जिसमें जेल का स्वीपर 1-2 बाल्टी पानी डाल देता था। तिहाड़ जेल में जगह जगह गंदगी का ढेर जमा रहता था। इससे हवा में हमेशा बदबू रहती थी। हमें भोजन करते समय थाली पर भिन भिनाती मक्खियों को लगातार दूसरे हाथ से उड़ाना पड़ता था। दिन ढलता तो मक्खियां सो जाती, रात होती तो मच्छर जाग जाते, कानों में कीट पतंगों की आवाज गूंजती रहती। जीना दूभर था। इन सब के बावजूद हम चैन से थे, लेकिन खुली हवा में सांस लेने वाली इंदिरा गांधी क्या चैन से थी? उन्हें तो दिन में भी तारे नजर आ रहे थे। जब ये दोनों महारानियां जेल में बंद थीं, तब ठीक इसी दौरान इनके जयपुर और ग्वालियर के महलों में छापे मारे जा रहे थे। इन दोनों के महलों में कोई खजाना छुपा हुआ है, ये सोचकर सरकारी अधिकारियों ने पूरे महल खोद दिए।
विजयाराजे सिंधिया का आरोप था कि इंदिरा गांधी उनकी पूरी संपत्ति हड़पना चाहती थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके महल से सोने के कई बहुमूल्य सामान चुरा लिए गए जो कभी वापस नहीं मिले। राजमाता विजयाराजे सिंधिया और महारानी गायत्री देवी के साथ इमरजेंसी के दौरान जो कुछ हुआ था वो भारतीय राजनीति में राजनैतिक और व्यक्तिगत ईर्ष्या की सबसे बड़ी मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कपूर ने आपातकाल को याद करते हुए कहा कि दिल्ली में दीवाने आम में एक 14 वर्षीय बच्चे को जब पीटा जा रहा था तब उन्होंने उसके विरोध में बोला तो उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां पर उनकी मुलाकात बीजेपी जनसंघ के कई सारे नेताओं से हुई। उनमें से अरुण जेटली भी थे जो छात्र संघ अध्यक्ष भी थे। इसके बाद उनको बरेली जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि मीडिया पर सेंसरशिप तो आपातकाल से पहले ही थी। एक कार्टूनिस्ट की जॉब कांग्रेस के चलते चली गई थी। मैं जब जेल में गया तो मैं तो पत्रकार था और खुलेआम मैं इमरजेंसी के खिलाफ बोलता था, लिखता था। हालांकि छपता नहीं था उन दिनों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कॉरेस्पॉन्डेंट था। ये कॉमनवेल्थ गेम डेलीगेट्स आए थे हिंदुस्तान में, उनके लिए रिसेप्शन हो रहा, सिविक रिसेप्शन दीवाने आम में, और वहाँ पे कुछ लोगों ने आरएसएस जनसंघ के बच्चे थे, उन्होंने थोड़ा एक प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट में कुछ नहीं, एक सिंपल स्लोगन था, अप अप विद डेमोक्रेसी, डाउन डाउन विद डिक्टेटरशिप। और उनको पुलिस जो है प्लेन क्लोथ्स में पकड़ के मार रही थी और खींच के ले जाया जा रहा था जेल वैन में। तो मैंने एक देखा कि एक महिला जो है वो एक 12-13 साल का बच्चा, बाद में पता चला वो 14 साल का राहुल कुछ था, रजौरी गार्डन से, वेस्ट दिल्ली से, उसको पीट रही है। उसने पकड़ रखा है और लोग उसके साथ ही उसको पीट रहे हैं। यूथ कांग्रेस के लोग थे जो मार रहे थे। तो मैंने आपत्ति करी, मैंने कहा इस लड़के ने किया क्या जो आप इसको मार रही हैं? इसका क्या दोष है? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ना कि आप डेमोक्रेसी डाउन डाउन विद डिक्टेटरशिप। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल रहा है। क्या ये गलत बोल रहा है? तो उसने कहा कि आप इनके साथी हैं। मैंने कहा मैं साथी हूँ नहीं हूँ, पर ये बताइए क्या किस कानून में इसको आप पीट रही हैं? अगर इसने कोई कानून तोड़ा है तो पुलिस तो यहाँ पे बहुत नंबर्स में है। यानी कि मुझे पकड़ के उन्होंने अंदर कर दिया। जब मैं अंदर गया, पहले तो DIR में रखा कोई 3 हफ्ते, DIR से फिर बेल हो गई और कोई 3 हफ्ते बाद फिर उन्होंने मीसा लगा दिया मुझ पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की। उपराज्यपाल ने प्रशासन को पवित्र यात्रा के सुरक्षित और सफल संचालन से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। उपराज्यपाल ने कहा कि बाबा अमरनाथ के आशीर्वाद और आवश्यक सुविधाओं और सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ इस वर्ष की तीर्थ यात्रा भक्तों के लिए यादगार और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होने का वादा करती है। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत भी करेगी। बैठक में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश शर्मा समेत अन्य दलों के नेताओं ने सफल यात्रा के लिए प्रतिबद्धता जताई। और उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 2 में स्थित एक निजी फर्म में आग लग गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दी, नमस्कार।